वालिया ट्यूटोरियल्स की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और थर्ड यूनिट हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है नर्स्ट इक्वेशन। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा और ईएमएफ ऑफ द सेल के बारे में भी हमने पढ़ा, लेकिन वो जो हमने काम किया वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे किया, सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन पे था। और नर्स्ट इक्वेशन क्या काम में आएगी वो आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर उन कंडीशंस को हम चेंज कर दें, उस स्टैंडर्ड कंडीशन में कुछ चेंज आ जाए तो जो पोटेंशियल है उसमें क्या चेंज आएगा, वो कितना आएगा, वो निकालने के लिए हम इस इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। तो हमने पीछे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा और उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में स्टैंडर्ड कंडीशन हमने प्रेशर 1 बार, कंसंट्रेशन ऑफ आयन सॉल्यूशन के अंदर 1 मोलर, और जो टेम्परेचर हमने लिया वो हमने लिया 25 डिग्री सेल्सियस। तो इन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हमने इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड आउट किया था। अब हम कह रहे हैं कि अगर इन कंडीशंस के अंदर हम कोई चेंज कर दें, इस कंसंट्रेशन को 1 मोलर की जगह 2 मोलर कर दें, प्रेशर को 1 बार की जगह 10 बार कर दें, तो उस पोटेंशियल की वैल्यू में चेंज आएगा। वो चेंज कितना आएगा और उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम इसकी हेल्प लेंगे, नर्स्ट इक्वेशन। तो ये इक्वेशन क्या है उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT अपॉन NF लॉग बेस E और Q। ये मैंने एक इक्वेशन लिखा। E क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट नॉर्मल कंडीशन। E नॉट क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। इज दैट क्लियर? तो E और E नॉट तो समझ में आ गया। E क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट नॉर्मल कंडीशन या गिवन कंडीशन। E नॉट क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF लॉग बेस E और Q। अब हमें इन सब क्वांटिटीज के बारे में पता करना है। तो वेयर R तो बेटा हमें पता है, अगर गैसीय सॉल्यूशन हमें दिया गया है तो ये गैस कांस्टेंट है और इसका वैल्यू हम क्या लेंगे? 8.314 किलो जूल पर मोल। इसका वैल्यू हम क्या लेंगे? 8.314 किलो जूल पर मोल। T टेम्परेचर है, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन ड्यूरिंग सेल या इन दिस सेल। मान लो मेरे पास मैग्नीशियम आयन है और वो 2 इलेक्ट्रॉन का कंजप्शन करके मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो गया, तो ये हाफ सेल रिएक्शन है। तो यहाँ पे N का वैल्यू 2 है। मेरे पास जिंक है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे भी हमारे पास N का वैल्यू क्या है? 2 है। तो N पता चल गया होगा स्टूडेंट कि N क्या है? जी हाँ सर, अच्छे से समझ में आ गया कि N क्या होगा। सेल के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं तो उस रिएक्शंस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लॉस और गेन हो रहे हैं वो N का वैल्यू है। अब F क्या है? फैराडे कांस्टेंट है और इसका वैल्यू हम क्या लेंगे? 96,500 कूलम। और ये क्या है? चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है 1 मोल इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, इसकी वैल्यू ये लेंगे। तो R क्या है, T क्या है, N क्या है और F क्या है, अच्छे से समझ में आया। अब हम बात करेंगे कि Q क्या है। इन सब पे हमने फोकस किया
अब क्याऊ का नंबर हमारे पास आता है, तो क्याऊ क्या है, रिएक्शन कोशिएंट। फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो 11th क्लास में हमने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में ऐसा कुछ पढ़ा था, ए जमा बी जमा सी गिव्स यू प्रोडक्ट डी और ई। ये 2 टाइम है, ये 3 टाइम है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम निकालेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ डी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ई अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी। स्टूडेंट समझ में आया कि रिएक्शन कोशिएंट जो है वो कैसे निकालेंगे। ऐसा कोई रिएक्शन है और इस रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ डी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ई तो ये रिएक्शन कोशिएंट हमारे पास था। ये 2 टाइम है, ये इसका पावर बन जाएगा, ये 3 टाइम है, ये इसका पावर बन जाएगा। इस रिएक्टेंट्स के अंदर ये सॉलिड स्टेट में है, तो जिसका कंसंट्रेशन सॉलिड स्टेट में होता है वो चेंज नहीं होगा, उसको हम नहीं लेंगे, तो ये रिएक्शन कोशिएंट रह जाएगा। अब हम ये रिएक्शन कोशिएंट किसके अंदर निकालेंगे बेटा, सेल के अंदर, कि हमें सेल के अंदर रिएक्शन कोशिएंट कैसे निकालना है। ठीक है, क्योंकि हम तो सेल पे बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे सेल का वैल्यू हमने निकाला था और कंडीशंस को चेंज करने तब कितना आएगा उस पे हम बात कर रहे हैं। तो मेरे पास ये जनरल रिएक्शन है कि जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन का कंजप्शन करके कॉपर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे जिंक सॉलिड स्टेट में है, यहाँ पे कॉपर सॉलिड स्टेट में है। कंबाइन किया 2 इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो ये रिएक्शन रह गया जिंक सॉलिड स्टेट में, कॉपर आयंस में घुला रहेगा सॉल्यूशन के अंदर, जिंक आयंस में घुला रहेगा सॉल्यूशन के अंदर, और कॉपर सॉलिड स्टेट में है। ये हमारे पास ओवरऑल सेल का रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन कोशिएंट होगा इसका तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। तो क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। ये ध्यान रखना है कि हम रिएक्शन कोशिएंट कैसे निकालेंगे। अगर हाफ सेल ऑफ द रिएक्शन हो, सिर्फ हाफ सेल है ये वाली, तो इसका रिएक्शन कोशिएंट क्या होगा, क्या इज इक्वल टू 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन, 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। इसका कंसंट्रेशन यही रहेगा, ध्यान रखना है। तो अब क्या का पता हमें चल गया। अब हम बात कर रहे हैं कि एन को फिक्स नहीं किया जा सकता, क्याऊ को फिक्स नहीं किया जा सकता। एन और क्याऊ रिएक्शन टू रिएक्शन चेंज होते रहेंगे, बट एफ फिक्स है, आर फिक्स है। टेम्परेचर को फिक्स किया जा सकता है, ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग 10 बेस क्याऊ। ई को 10 में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को यहां से 2.303 इंटू आर टी। ये रिजल्ट ये बन जाएगा, ई माइनस, फिर से लिखते हैं एक बार, .303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग 10 बेस क्यू। ठीक है, ये रिजल्ट है। और एट 25 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर फिक्स कर दें 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये रिजल्ट हो जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 बेस क्यू। ये रिजल्ट आ जाएगा। तो बेटा ध्यान रखना है, अगर कंडीशंस स्टैंडर्ड हो, टेम्परेचर फिक्स हो 25 डिग्री सेल्सियस, तो इस टेम्परेचर पे तो हम इस रिएक्शंस का यूज करेंगे, इस इक्वेशन का यूज करेंगे। और अगर टेम्परेचर हमारा चेंज कर दिया जाए, 25 की जगह कुछ और होगा, तो फिर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। ध्यान रखना है
कि अगर टेम्परेचर फिक्स है 25 डिग्री, मोस्टली इन केमिस्ट्री, इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यही टेम्परेचर दिया हुआ होता है, तो इसको ध्यान में रखना है कि अगर टेम्परेचर फिक्स होगा तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे, टेम्परेचर फिक्स नहीं है तो फिर इस ऊपर वाली इक्वेशन का हम यूज करेंगे, ये इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स जब हम फाइंड आउट करेंगे तो मेरे पास एक दिया गया है 2H प्लस आयन, हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पे इसका जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर है, टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, और हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो 10 बार है। हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर है वो क्या है, 10 बार है। तो कंडीशंस को हमने चेंज कर दिया तो वैल्यू कितना आएगा, और इसके अंदर इस सेल की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है हाइड्रोजन गैस की, स्टैंडर्ड पोटेंशियल इसका 0.00 होता है, ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन N log 10 बेस क्यू। तो E0 तो दिया गया है 0.00 माइनस 0.0591 अपॉन 2। अब ये 25 डिग्री सेल्सियस है, और N का वैल्यू हमें देखो, ये 2H प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके H2 कन्वर्ट होगा, दिखाई दे रहा है ना कि ये 2 इलेक्ट्रॉन का कंजप्शन करके H2 में आ जाएगा। तो N का वैल्यू 2 है, log 10 बेस क्यू। क्यू कितना आएगा, तो हमें क्यू देखना है। तो क्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो यहां से क्यू का वैल्यू आएगा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस 10 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस 1 है। तो ये वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अपॉन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -1। क्या ऐसे भी बेटा क्या होगा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो ये आ गया 10, तो log 10 बेस इंटू 10 की पावर 1। तो ये हम जानते हैं कि log बेस 10 की पावर 1 वैल्यू 1, 10 की पावर 2 वैल्यू 2, सीधा सीधा कह सकते हैं log बेस 10 की पावर n वैल्यू n होती है। तो ये रिजल्ट आ जाएगा -0.0295, और ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो -0.0295 ये इसका रिजल्ट है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे रिजल्ट ये था, और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे रिजल्ट ये है। तो इसमें चेंज आया, कितना चेंज आया वो हमने निकाल लिया। तो नस्ट इक्वेशंस का हमने यूज किया और वैल्यू हमारे सामने है। अब एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल जब हम कर रहे हैं, दिया गया है जिंक से जिंक आयन, कॉपर आयन से कॉपर, ये सॉलिड स्टेट में है और जिंक सॉलिड स्टेट में है। इसका कंसंट्रेशन दिया गया है 0.1 मोलर, इसका कंसंट्रेशन दिया गया है 0.01 मोलर। तो कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया, बाकी कंडीशंस सेम है। कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और बाकी कंडीशन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, तो E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 बेस क्यू। ये बात हम पढ़ चुके थे।
अब हमें ई नोट का वैल्यू चाहिए, तो जिंक कॉपर सेल में ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, ई कैथोड कॉपर था तो 0.34 माइनस ई एनोड माइनस 0.76। ध्यान होगा कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाले लेक्चर में इसका ईएमएफ फाइंड आउट किया था, कॉपर कैथोड पे काम कर रहा था तो इसका फार्मूला था ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कॉपर कैथोड का वैल्यू प्लस 0.34, इसका वैल्यू माइनस 0.76, पुट किया 1.10, तो ये वैल्यू आया 1.10 माइनस 0.0591। अभी थोड़ी देर पहले एन का वैल्यू जिंक और कॉपर में हमने फाइंड आउट किया था कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन का कंजप्शन करके कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ओवरऑल रिएक्शन हमने लिखी, तो एन का वैल्यू 2, लॉग रिएक्शन कोएफिशिएंट दिखाई दे रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। तो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन 1.10 माइनस 0.0295 इंटू, यहां से कंसंट्रेशन निकालेंगे, लोग जिंक आयन की क्या है 1/10 इंटू इसकी क्या होगी 1/100, तो 10 की पावर -2, तो ये वाली भी ऊपर जाएगी 10 की पावर -3, माइनस माइनस प्लस, तो 1.10 प्लस 0.0295 इंटू 3, यहां से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना है कि नर्स इक्वेशन क्या है कि सेल की कंडीशंस पे जो स्टैंडर्ड कंडीशन थी उसमें कोई चेंज कर दें तो उसकी वैल्यू या उसके ईएमएफ में कितना चेंज आएगा और वो कैसे आएगा, तो वो हम इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नर्स इक्वेशन हमने जो पढ़ा उसमें बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में।